सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ओजोन क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने मोशन विद कांस्टेंट टेस्लेशन कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग देखेंगे कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ग्राफ से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और ग्राफ से कैसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप नीट 2022 की तैयारी कर रहे हो तो हमारा एक कंबाइंड कोर्स लॉन्च हुआ है जिसकी प्राइस है 4999। बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। ये जो पूरा कोर्स होने वाला, पूरा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होने वाला है, तो इससे मजा ये आ जाएगा कि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर फिजिक्स मैं पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी विपिन कुमार शर्मा सर पढ़ाएंगे, बहुत बेहतरीन बायोलॉजी पढ़ाएंगे आपको, और हमारे नितेश देवनानी सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। इनकी केमिस्ट्री भाई बहुत ज्यादा भयानक है, बहुत ज्यादा भयानक। मतलब मजा आ जाएगा भाई, इतनी सिंप्लीफाइड केमिस्ट्री आप पढ़े नहीं होंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी खुद बहुत ज्यादा फेवरेट है, तो मैं इनके लेक्चर्स देखता हूँ, तो मजा आ जाएगा भाई। और अगर आप चाहते हो कि सेपरेट कोर्स परचेस करो, मतलब कि आप सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ना चाहो नितेश देवनानी सर से, तो आप ₹1,999 पे भी, सॉरी ₹2499 पर भी इनका आप इंडिविजुअल कोर्स खरीद सकते हो। सिर्फ बायोलॉजी पढ़ना चाहते हो तो 1999 में पढ़ सकते हो, और अगर सिर्फ फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो 1999 में पढ़ सकते हो। लेकिन अगर तीनों का अगर प्राइस इंडिविजुअल आप ऐड करोगे तो आपको लगभग 6500 रुपए का पड़ेगा, मतलब 6500। कंबाइंड लेते हो तो आपको 5000 में मिल जाएगा, मतलब 1500 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अच्छा, मुझसे सेपरेटली पढ़ना चाहोगे तो आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, ₹1999 का, ₹299 का। दोनों में सेम कंटेंट होगा, लेकिन दोनों में बस फर्क इतना होगा कि जो ₹1999 है उसमें आप वीडियो को डाउनलोड नहीं कर पाओगे, और 2999 में आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। आपको इसमें टेस्ट सीरीज मिलेगी, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, डिटेल्ड कोर्स मिलेगा, मास्टर प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे और बहुत कुछ मिलेगा। मजा आ जाएगा भाई। इसकी क्लास ऑलरेडी 23 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है, तो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो और डिटेल में मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आप कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं ग्राफ्स के बारे में। और ग्राफ्स में स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसमें पढ़ना तो बहुत कम है, लेकिन बच्चों को तब भी कंफ्यूजन रहता है ग्राफ्स के बारे में। तो बस जो जो बताऊंगा ना उतना सुन लेना और हैंड रिटन नोट्स बना लेना, क्वेश्चन वहीं से डायरेक्ट पुट कर आ जाएगा। सबसे पहला जो ग्राफ हमको पढ़ना है वो पढ़ना है पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या पढ़ना है हमको? पोजीशन टाइम ग्राफ। सुनो पहला पॉइंट, पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट। पोजीशन टाइम ग्राफ, अगर मैं पोजीशन को एक्स से डिनोट करूं, ठीक है, पोजीशन को, और टाइम को टी से डिनोट करूं, तो अगर हमारा कुछ ग्राफ मान लो ऐसा दिखेगा, एक्स टी, ये एक्स हुआ और ये टी हुआ, टी एक्सिस हुआ, तो क्या बोल रहा है? पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट। याद रखना यहां पे डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो मान लो तुम्हारा कुछ ऐसे ग्राफ बनता है ऐसे करके, और तुम इस पॉइंट पे बोलो कि बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है इस इंस्टेंट पर, इस इंस्टेंट की बात कर रहे हो, ठीक है। तो आप इसको रीड करके पता कर सकते हो। देखो मान लो ये t इज इक्वल टू 1 सेकेंड होगा, ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू मान लो यहाँ पे 4 मीटर होगा। तो आप एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड ये बता सकते हो कि x पोजीशन कितना है, पोजीशन 4 मीटर है, और पोजीशन आप कहां से मेजर कर रहे हो? ऑरिजिन से मेजर कर रहे हो, मतलब कि आप डिस्प्लेसमेंट बता रहे हो एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब एक पार्टिकुलर टाइम पर डिस्प्लेसमेंट बताना, तो आपने डिस्प्लेसमेंट बता दिया। ये तो था पहला पॉइंट आपका। दूसरा, the slope of the tangent drawn to the graph at any instant of time gives the instantaneous velocity at that instant। instantaneous velocity का मतलब क्या होता था? instantaneous velocity का मतलब ये होता था कि एक पार्टिकुलर टाइम पे क्या बताना? वेलोसिटी बताना, ठीक है। तो अगर मान लो मैं पूछूं, अगर तुमको एक्सटी ग्राफ दिया है, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ तुम्हारे पास दिया हुआ है, और अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस पॉइंट पे बताओ वेलोसिटी कितनी है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? इस पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, फिर देखना है कि ये हॉरिजेंटल लाइन के साथ, हॉरिजेंटल लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, फिर इसका टैन ले लेना है, मतलब टैन थीटा ले लेना है। इसी टैन थीटा को हम लोग स्लोप बोलते हैं, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, तो अगर ये पॉइंट ए है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? वेलोसिटी एट पॉइंट ए हो जाएगा। लिख लेना भाई, वेलोसिटी एट पॉइंट ए हो जाएगा। बात समझ में आई?
हाँ सर, बात समझ में आई। अच्छा, अब पोजीशन टाइम ग्राफ के अलावा भी आपको कुछ कुछ बातें और पूछी जाती हैं। जैसे 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 अभी मैं आपको बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट टाइम, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट टाइम बोला, डिस्टेंस टाइम। मतलब पोजीशन के जगह आप क्या कर दो, बस डिस्टेंस टाइम लिख दो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिख दो। मतलब ये जो तुमको दिख रहा है ना भाई साहब, ये पोजीशन, ठीक है ना, उसके जगह आपको क्या प्लॉट करना है, उसको जगह को प्लॉट करना है डिस्टेंस। तो अगर ये डिस्टेंस हुआ मान लो, और ये तुम्हारा अगर टाइम हुआ मान लो, और अगर अब तुम ग्राफ ऐसे करके मान लो ड्रॉ कर रहे हो, और मैं बोलूं कि बताओ इस पॉइंट ए पे वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी बोलना गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर डिस्टेंस होगा तो आप हमेशा स्पीड की बात करोगे। तो डिस्टेंस और टाइम में जब भी ग्राफ दिया हो, तो आप क्या करो कि किसी पॉइंट पे अगर मान लो पूछ रहा है क्या स्पीड, तो वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो। जैसे ही टेंजेंट ड्रॉ करोगे उस पॉइंट पे सबसे पहले क्या कर लो, एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लो। हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लिए, देख लो कि कितना एंगल बना रहा है इस हॉरिजेंटल लाइन के साथ, थीटा। फिर क्या लिख लो, tan थीटा लिख लो। इसी tan थीटा को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। और यही जो स्लोप होगा वो क्या देगा, स्पीड देगा। कौन से पॉइंट पे, एट पॉइंट ए पे। लिखते जाना भाई, बात समझ में आई? हाँ सर, बात समझ में आई। मतलब डिस्टेंस और टाइम के बीच में अगर ग्राफ दिया हो तो समझ जाना कि उसका जो स्लोप देगा किसी भी पॉइंट पे वो स्पीड देगा। लेकिन अगर पोजीशन और टाइम ग्राफ के बीच में, या फिर कभी कभार इसके जगह डिस्प्लेसमेंट भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, डिस्प्लेसमेंट भी, तो कंफ्यूज मत हो जाना। या पोजीशन टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में अगर ग्राफ दिया दिया हो, तो कभी भी वहां पे किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करके स्लोप निकालते हो तो वो क्या देगा, वो वेलोसिटी देगा। इस चीज को लिख लेना भाई। तो डिफरेंस समझ में आया? यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम है तो तुमको क्या मिलेगा, स्लोप से स्पीड मिलेगा। यहाँ पे पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है तो तुमको क्या मिलेगा, इसका स्लोप तुमको वेलोसिटी देगा। बात समझ में आई? हाँ सर, बात समझ में आई। बस इतना ही समझना है। चलो अब देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फर्स्ट पॉइंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द इंस्टैन्टेनियस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई भाई। मान लो ये तुम्हारे पास वेलोसिटी है और ये है तुम्हारे पास टाइम, ठीक है। मान लो कोई बॉडी मूव कर रहा है, उसका कुछ ग्राफ ऐसे आ रहा है। तो बोल क्या रहा है कि अगर मान लो इस पॉइंट पे तुमको एसिलेशन दिया हो, सॉरी एसिलेशन तुमको फाइंड करना हो, तो तुम कैसे फाइंड करोगे पॉइंट ए पे? तो क्या करना है कि इस पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट ड्रॉ करोगे फिर क्या करना है, इस पॉइंट से हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करना है। इस हॉरिजेंटल लाइन से, इस हॉरिजेंटल लाइन से जो एंगल बना रहा होगा थीटा, उसका tan ले लो। ये क्या कहलाएगा, स्लोप। ठीक है, ठीक है, ये होगा एसिलरेशन एट पॉइंट ए। ये हालांकि मैंने जो पॉइंट बता दिया, .2 बता दिया मैंने, ये वाला। बात समझ में आई? हाँ सर, बात समझ में आई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है तो आप एक्सेलरेशन किसी भी पॉइंट पे, मतलब किसी भी इंस्टेंट पे फाइंड कर सकते हो। कैसे, उस पॉइंट पे स्लोप निकाल के। याद रखना कि ये जो एंगल थीटा मेजर किए थे अभी पिछले वाले स्लाइड में और अभी, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर होना चाहिए, मतलब इस हॉरिजॉन्टल लाइन से मेजर होना चाहिए। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आती है। अब देखो, क्योंकि ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, मान लो पॉइंट बी पे मैं तुमसे वेलोसिटी पूछूं कितनी है, तो तुम बता दोगे बिल्कुल। मान लो पॉइंट बी पे जो टाइम हो रहा था वो 1 सेकेंड का हो रहा था, तो आप तुरंत बता दोगे कि जो वेलोसिटी होगी कितनी होगी, v इज इक्वल टू मान लो यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड। तो आप किसी भी पार्टिकुलर टाइम पे वीटी ग्राफ देख के आप उसकी वेलोसिटी बता सकते हो, वही .1 बोला हुआ है। बात समझ में आई? अब .2 के बारे में बता ही दिया, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट के बारे में ये। चलो अब मान लो तुम्हारा अगर कोई ग्राफ ऐसे करके दिया हुआ है, ऐसे करके दिया हुआ है, ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, और ये है तुम्हारा वेलोसिटी और ये है तुम्हारा टाइम एक्सिस। ध्यान से देना, ये वेलोसिटी है, याद रखना ये वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। और मान लो जो ये एरिया तुम्हारी आ रही है, ये वाली एरिया, ये दो एरिया मिल रही है आपको, ये एरिया मिल रही है और ये एरिया मिल रही है। तो इस एरिया की जो वैल्यू है, इस एरिया की जो वैल्यू है वो मान लो A1 आ रही है, और इस एरिया की जो वैल्यू है वो आ रही है A2। क्या आ रही है, A2 आ रही है। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तुमसे कभी भी डिस्प्लेसमेंट बोल दिया, पूछ डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो,
क्या फाइंड करो, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो। तो ये A1 माइनस A2 होगा। मतलब कि आप देख सकते हो टाइम एक्सिस के ऊपर वाली जो एरिया है उसको तुम पॉजिटिव लोगे, और जो टाइम एक्सिस के जो नीचे वाली एरिया है उसमें से आप माइनस करोगे, याद रखना। लेकिन कभी भी डिस्टेंस पूछ दिया, याद रखना हमेशा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। अगर कभी भी तुमसे डिस्टेंस पूछ दिया भाई साहब, तो डिस्टेंस के लिए क्या करना है, दोनों को तुमको ऐड करना होगा। क्वेश्चन में देख लेना कि तुमसे क्या पूछा जा रहा है। अभी क्वेश्चन लूंगा तो एकदम झमाझम मजा, क्या मजा आ जाएगा, झमाझम मजा आ जाएगा। ठीक है, ये तुमको समझ में आता है सर। मतलब हमको स्लोप क्या देगा, एक्सीलरेशन देगा, और हमको डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस निकालना होगा, तुमको एरिया निकालना होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो टाइम एक्सिस के नीचे वाला एरिया माइनस करना होगा, और स्पीड निकाल सॉरी, और अगर डिस्टेंस कवर निकालना होगा तो दोनों एरिया को सिंपली ऐड करना होगा। बात समझ में आती है? हाँ सर, बात समझ में आती है। इतनी चीजें आ गई समझ में? हाँ सर, इतनी चीजें समझ में आ गई सर। चलो अब देखो आगे। अब कौन कौन से ग्राफ पॉसिबल नहीं है जो फेमस है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो आप कहीं पे दौड़ रहे हो रोड पे, ढिचुक ढिचुक ढिचुक, मान लो यहां से आप आ गए x इज इक्वल टू 4 मीटर पे, और आप यहां पहुंच गए। तो अगर मैं बोलता हूं कि तुम 4 मीटर ट्रेवल किए हो, और दूसरा जो आदमी बोलता है कि नहीं तुम 4 मीटर ट्रेवल नहीं किए हो, 8 मीटर ट्रेवल किए हो, मतलब तुम यहां पर आ चुके हो, तो क्या वो दोनों सही हैं? नहीं। तुम्हारा एक टाइम पर दो पोजीशन नहीं हो सकता है ना। अब ये थोड़ी बोल सकते हो कि भाई तुम दिल्ली में भी हो, तुम मुंबई में भी हो सेम टाइम पे। मान लो अभी सुबह के 11:40 बज रहा है, और तुम दिल्ली में भी हो मुंबई में हो, दोनों जगह हो। ये कैसे हो सकता है भाई, तुम्हारा भूत थोड़ी है मुंबई पे। तो एक आदमी का या किसी भी बॉडी का एक टाइम पे दो पोजीशन पॉसिबल नहीं हो सकता है। प्लस अगर मैं तुमसे ये बोल दूं कि 11:40 पे अगर तुम दौड़ रहे थे तो तुम्हारी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर भी थी और तुम्हारी 50 भी थी। ऐसा थोड़ी हो सकता है भाई, 11:40 में अगर तुम दौड़ रहे हो तो एक पार्टिकुलर टाइम पे बात करें तो तुम्हारी एक ही स्पीड ना हो सकती है। तो किसी भी बॉडी की एक पार्टिकुलर टाइम पे दो डिस्प्लेसमेंट या फिर दो पोजीशन नहीं हो सकती है, या फिर दो वेलोसिटी नहीं हो सकती है, या फिर दो एक्सीलरेशन नहीं हो सकती है। बात समझ में आती है? हाँ, बात समझ में आती है। वही सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि एट वन पॉइंट टू वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट आर नॉट पॉसिबल। देखो ये एसटी ग्राफ दिया हुआ है तुम्हारे पास, एसटी ग्राफ दिया है मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है तुम्हारे पास। तो आप देख सकते हो कि इस पॉइंट को देखो और इस पॉइंट को देखो, और मान लो ये ग्राफ ऐसे है कुछ, ठीक है। अच्छा, इतनी बात हमको समझ में आती है, ये ग्राफ कुछ ऐसे है, ठीक है। तो आप पॉइंट ए को देखो और पॉइंट बी पे देखो, पॉइंट ए और पॉइंट बी को देखोगे तो टाइम तो टी नॉट ही हो रहा है, लेकिन इस टी नॉट टाइम पे आपका दो डिस्प्लेसमेंट है। देखो S2 भी है और S1 भी है। देखो ए पे S2 है, बी पे S1 है। तो एक पार्टिकुलर टाइम पे दो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन आता है कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, अब देखो ये तुम्हारे पास VT ग्राफ दिया है, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ तुम्हारे पास। तो देखो ग्राफ कुछ ऐसे करके बना हुआ है। अब एट अ पार्टिकुलर टाइम टी नॉट, अगर आप वेलोसिटी देखोगे तो ये पॉइंट ए पे देखो और पॉइंट बी पे देखो, तो टी नॉट टाइम पे ए भी है और बी भी है, लेकिन इसका यहाँ पे V2 स्पीड है और इसका यहाँ पे V1 स्पीड है। मतलब एट टी नॉट अगर मैं बोलूं तो इसकी स्पीड जो है वो कितनी है भाई, वो V2 भी है और ये V1 भी है। ये पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। तो ऐसे ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आई? हाँ सर, बात समझ में आई। अच्छा, जो पहला पॉइंट है उसको मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको समझाता हूं ताकि ज्यादा आप कंफ्यूज मत हो। कभी भी मान लो अगर तुम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ, उस पूरे ग्राफ में कभी भी ऐसे खड़ा लाइन नहीं होना चाहिए। अगर खड़ा लाइन हो गया तो समझ जाना कि वो ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा। अरे सर झमा तो मजा दिला दिए। तो देखो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, लेकिन ये यहाँ पे देखो खड़ा लाइन है, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो देखो यहाँ पे ये खड़ा लाइन है, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा। तुरंत फटाक से मार देना कि ये ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा, फटाक से 4 नंबर ले लेना। बात समझ में आई? हाँ सर, बात समझ में आई। कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता। सर इसका रीजन बता दो। क्योंकि किसी भी बॉडी का वेलोसिटी या एक्सीलरेशन जो होता है वो इनफाइनाइट नहीं हो सकता। इनफाइनाइट मतलब बहुत 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 ज्यादा।
अरे भाई आप कार चलाते हो तो उसकी मैक्सिमम स्पीड 120 180 होती है। एसिलेशन आप बहुत ज्यादा से ज्यादा कितना ले सकते हो, 1000 मान लो तुम रख लिए। इन्फानाइट मतलब क्या होता है, इसका कोई सीमा ही नहीं है, बहुत ज्यादा। तो किसी भी बॉडी का इन्फानाइट एसिलेशन और किसी भी बॉडी का इन्फानाइट वेलोसिटी पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ में खड़े लाइन का मतलब क्या होता है, खड़े लाइन का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा जो tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो इन्फानाइट होगी। tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इन्फानाइट होगी। और tan थीटा वीटी ग्राफ में क्या देता है, एसिलेशन। और एसटी ग्राफ में तुम्हारा क्या देता है, वेलोसिटी। तो मतलब वेलोसिटी इन्फानाइट तो हो नहीं सकती, तो ग्राफ पॉसिबल होगा नहीं। एसिलेशन इन्फानाइट तो हो नहीं सकता, तो ये भी ग्राफ पॉसिबल होगा नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, नोट कर लेना भाई साहब, नोट कर लेना भाई साहब, ठीक है। हाँ सर बात समझ में इतनी आ गई। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, एकदम धुआं धुआं उड़ाएंगे भाई, धुआं धुआं उड़ाएंगे भाई। चलो सारे पॉइंट अच्छे से पढ़ लेना, जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा उसको पॉज करना, उसके बाद सॉल्व करना, ठीक है, तब जाके आपको समझ में आएगा। अपने से सॉल्व करने की ट्राई करना, नहीं समझ में आएगा तो क्या कर लेना, सोल्यूशन देख लेना, वो बोलो झमाझम, ठीक। ऑन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स, सर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, हाँ सर याद आ रहा है। टू स्ट्रेट लाइन्स मेक एंगल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विद टाइम एक्सिस, ठीक है। द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय देम इज, सर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है। सर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जब हमको वेलोसिटी चाहिए होता है, मतलब हम लोग स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप निकालते हैं। चलो द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय देम, दो स्ट्रेट लाइन, तो पहला स्ट्रेट लाइन ये है, दूसरा स्ट्रेट लाइन ये है। बात समझ में आती है, हाँ सर बात समझ में आती है। तो जो स्लोप होगा वो तुम्हारा क्या देगा, वो तुम्हारा देगा tan थीटा, और यही देगा तुम्हारा वेलोसिटी, सर ने बताया था। तो अगर ओए लाइन की बात करें तो देखो वो हॉरिजेंटल लाइन के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो स्लोप कितना हुआ, tan 60 डिग्री, ये हुआ √3। ये किसका आया वेलोसिटी, ओए लाइन का आया, ठीक है सर बात समझ में आती है, ठीक है। अब ए बी लाइन का देखो, ए बी लाइन का अगर तुम देखोगे वेलोसिटी, तो देखो ये तुम्हारा tan 30 डिग्री, हॉरिजेंटल लाइन के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये हुआ tan 30 डिग्री, तो ये हुआ 1/√3, और ये हुआ तुम्हारा वेलोसिटी। सेकंड केस में दूसरे लाइन की हो गई। याद रखना यहाँ पे मैं tan 30 डिग्री 1/√3 ले रहा हूँ, हालांकि जो एंगल मेजर करोगे आप ये वाली एंगल मेजर करोगे भाई साहब, ये होगा 150 डिग्री। और आप जब tan 150 डिग्री निकालोगे तब तुम्हारी जो आएगी वो वेलोसिटी आएगी, याद रखना। लेकिन मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, इसलिए डायरेक्टली tan 30 डिग्री लिख दे रहा हूँ। बात समझ में आई, हाँ सर बात समझ में आई। सर मतलब नहीं समझ में आया, आपने तो बोला था सर यहाँ से मेजर करेंगे, इस लाइन वहां से मेजर करेंगे। चलो भाई इसको भूल जाओ, इसी लाइन से मेजर करके दिखा देता हूँ। ए बी लाइन tan 150 डिग्री, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 150 डिग्री होगा। तो tan 150 डिग्री कितना होगा, देखो tan 90 इंटू 1 प्लस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी तुम्हारे पास, ये 1 है तो यहाँ कॉट हो जाएगा 60 डिग्री, और ये सेकेंड क्वांट में हो जाएगा, और इसको तो ये नेगेटिव हो गया। ये कितना हुआ, -1/tan 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1/√3। ये आ जाएगी वेलोसिटी। लेकिन आप ऑप्शन में देखो आपको निगेटिव में दिया ही नहीं हुआ, इसका मतलब क्या, आपको मैग्नीट्यूड देखना है दोनों का, तो दोनों का मैग्नीट्यूड देखना है, तो इसको सिंपली +1/√3 लिख दो, ठीक है। तो दोनों का डिवीजन निकालना है आपको, रेशियो निकालना है, तो √3/1/√3 निकालो, तो तुम्हारा कितना हुआ, 3:1 हो गया, मतलब कि 3:1, मतलब ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। बात आई समझ में, हाँ सर बात आई समझ में। क्वेश्चन का अप्रोच जरूर सीख लेना भाई, ठीक। चलो द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट्स मोशन ऑफ ए कार, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इन 20 सेकंड, 20 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट है वो 14 है। पॉज करो वीडियो और सॉल्व करो। चलो डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है, और आपको देखो वीटी ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम दिया हुआ तुम्हारे पास, तो सर ने बोला था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे देगा और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा, तो टाइम एक्सिस को जो नीचे वाला एरिया है उसको माइनस करना होगा, इस चीज को ध्यान में रखना। तो सबसे पहले ये एरिया फाइंड करते हैं, तो ये एरिया क्या होगा, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच होता है। तो इसकी एरिया फाइंड करो, क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए प्लस बी, ये कितना होगा लेंथ, 12-4 मतलब तुम्हारा 8, प्लस ये पूरा लेंथ कितना होगा, 14-0 मतलब ये 14 होगा, ठीक है, इंटू एच, मतलब ये तुम्हारा कितना है, 10 है, ये 10 लिख दिया। बात समझ में आई, हाँ सर बात समझ में आई। ये कितने बार में गया, 5 बार में गया।
ये 14 प्लस 8 कितना हो गया तुम्हारे पास 22 इंटू 5, मतलब ये 110 मीटर आ गया। बात समझ में आती है। अब ये एरिया निकालो, ये भी ट्रेपीजियम बना, तो ये कितना हो गया हाफ इंटू ए प्लस बी, तो 20 माइनस 14 तुम्हारा कितना होता है भाई 6 होता है, प्लस ये लेंथ 20 माइनस 16 कितना आता है 4 होता है, इंटू एच, एच तुम्हारे पास कितना है भाई साहब इंटू 10, इसको कटम कुटुम करो भाई तो ये 5 बार में गया, ये तुम्हारा 6 4 10, ये 50 हो गया। ठीक है, बात समझ में आती है? हाँ सर बात समझ में आती है। तो क्या करना होगा डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, ये पॉजिटिव एरिया और ये नेगेटिव एरिया, मतलब 110 में से 110 में से 50 घटा दो तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा भाई साहब, तुम्हारे पास आ जाएगा 7 मीटर। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। अगर इसी क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछ दिया होता तो आपको क्या करना होता, दोनों को ऐड करना होता, मतलब 110 प्लस 50 करना होता, तो 160 मीटर आंसर होता। तो ध्यान रखना क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। अरे सर झमाझम, हम तो सर आपके बच्चे हैं, हमको पता है हैंड रिटन नोट्स बनाना है, आपके क्वेश्चन का अप्रोच देखना है, वीडियो पॉज करना है, तब क्वेश्चन बनाना है, तब सीखेंगे। कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता, कमजोर होती है उसकी सोच। कहीं से भी पढ़ लो, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो हर टीचर में आपको फॉल्ट नजर आएगा ही, समझे? तो मेहनत तो आपको ही करना है, ये नहीं कि बकैती मार के 100 वीडियो एनसीईआरटी कैसे पलटे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में। भाई हद हो यार, मतलब अब ऐसे देखोगे तो भाई एक्सपेक्ट करना छोड़ दो, नीट उठ नहीं निकलने वाला, मस्त एकदम कहीं जाके ले लो एडमिशन, ठीक है, आराम प्राइवेट कॉलेज में कहीं पढ़ते रहो। सच बोल रहा हूँ, कड़वा लगेगा लेकिन नहीं निकलने वाला है भाई। क्या मतलब, पता चला साल भर में 50 तो मोटिवेशनल वीडियो ही देख लिया। अरे भाई 50 अगर पढ़ाई की भी वीडियो पे देखे होते ना, कम से कम 3 क्वेश्चन तो बन गए होते। क्या पता वो 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके तुम्हारे सिलेक्शन हो गए होते। उस बच्चे से दर्द पूछो जहां पे मेडिकल कॉलेज मिल जाता है 480 पे और उसको 478 मार्क्स आए होते हैं, क्या होता है दर्द, सब समझ में है। चलो, अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, आप मुझसे यही बोलोगे। जियो भाई, जितना जीना है जियो, लेकिन याद रखना अगर एम बड़ा रखोगे तो मेहनत भी बड़ी और सोच भी बड़ी रखनी होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया सर, हमको बात समझ में आती है। सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज निगेटिव एट द पॉइंट। हमको पता है सर कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हो तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या देता है, उसका स्लोप देता है। क्या देता है, उसका स्लोप देता है। तो अगर सर स्लोप निगेटिव हो जाए, अगर सर स्लोप निगेटिव हो जाए तो सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी निगेटिव हो जाएगी। तो देखो एक शॉर्टकट बता रहा हूं, स्लोप डायरेक्ट कैसे निगेटिव देख लेना। मान लो तुम टेंजेंट जब भी ड्रॉ करोगे ना, टेंजेंट मान लो कुछ ऐसा एंगल बन रहा होगा तुम्हारा, ये एंगल, ऐसा एंगल, इससे मेजर करना, तो इसमें हमेशा पॉजिटिव होगा स्लोप, याद रखना। लेकिन मान लो भाई साहब, लेकिन मान लो भाई साहब अगर ऐसा कुछ टेंजेंट बन रहा हो तो इसमें जो तुम्हारा जो स्लोप होगा, स्लोप होगा वो तुम्हारा निगेटिव होगा, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा हो, ठीक है, ऐसा ग्राफ बन रहा हो और आप ऐसे एंगल मेजर कर रहे हो, ऐसे, ठीक है, तब भी तुम्हारा क्या होगा, स्लोप निगेटिव होगा। जैसे यहां बना के दिखाता हूं, देखो यही 3 आपको मिलेगा बहुत सारे केसेस में, तो डायरेक्ट लिख लेना आपको देखने नहीं आता है तो। पॉइंट सी पे देखो, हमको पता है टेंजेंट ड्रॉ करना है क्योंकि स्लोप देखने के लिए टेंजेंट ड्रॉ करना ही पड़ेगा। चलो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। तो आप देखो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, ये देखो ऐसा लाइन बना तो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव होगा, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा। यहाँ पे देखो ऐसे कुछ बन रहा है, कहीं भी मान लो तुम्हारा डायरेक्ट ऐसे लाइन दिख गया टाइम एक्सिस के पैरेलल में, टाइम एक्सिस के पैरेलल में, तो समझ जाना कि वहां पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। क्या होगी, जीरो होगी। वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं, लिख लेना भाई एक एक पॉइंट जो बोल रहा हूं। आई बात समझ में? हाँ सर बात आई समझ में। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है। अब देखो पॉइंट एफ पे देखो, तो पॉइंट एफ पे कैसा मिलेगा, टेंजेंट ऐसा। अब देखो ऐसा दिख रहा है, ये थीटा एंगल, तो देखो तुम्हारा ऐसा दिख रहा है, मतलब यहाँ भी स्लोप पॉजिटिव होगा, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पॉजिटिव होगी।
ई पे ड्रॉ करो, ई पे ड्रॉ करो तो ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन, ई देखो ऐसा कुछ दिख गया, तो यहाँ पे स्लोप निगेटिव हो गया। तो स्लोप अगर निगेटिव हो गया तो स्लोप वह ही तो देता है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। मतलब क्या हुआ कि पॉइंट ई पे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी निगेटिव होगी। अगर आपसे पूछता जीरो कहाँ पे होगी, तो पॉइंट डी पर होगी। सी और एफ पे क्या होगा इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, पॉजिटिव होगा। बात आई समझ में? हाँ सर बात आई समझ में। सब कुछ लिखते जाना भाई, ठीक है? हाँ सर लिखते जा रहे हैं, हाँ सर लिखते जा रहे हैं सर, हमको समझ में आ रहा है। बाप रे बाप सर, इतना टफ क्वेश्चन ले आए, अभी धुआं धुआं कर दोगे आप। देखो क्वेश्चन को देख के मत घबराया करो, बस हिम्मत बड़ी रखो तो सभी चीजें आसान हो जाती है। मेरा यकीन मानो, सोच अच्छी होगी, ताकत बड़ी होगी, तो वक्त के साथ साथ चीजें छोटी और आसान हो जाती हैं। चलो, रॉकेट इज फायर्ड अपवर्ड, एक रॉकेट को ऊपर फेंका गया, फायर किया गया। इट्स इंजन एक्सप्लोड्स फुली इन 20 सेकेंड, इन 12 सेकेंड, 12 सेकेंड में क्या हुआ कि रॉकेटवा का इंजन में फट गया। ठीक है, द हाइट रीच्ड बाय द रॉकेट एज कैलकुलेटेड फ्रॉम इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अरे भाई तुम क्या कहानी सुनाए हो? हाइट मतलब क्या होता है भाई? हाइट मतलब क्या होता है? सिंपल डिस्प्लेसमेंट। अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जाहिर सी बात है रॉकेटवा को तुम ऊपर फेंके हो तो जो रॉकेटवा है ऊपर जा रहा है, और कहीं अगर उसका इंजन फट गया तो कहीं लास्ट तक ऊपर जाएगा, तो सेम डायरेक्शन में भी जा रहा है और स्ट्रेट लाइन में भी जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस होगा। इतनी तो बात हमको समझ में आ रही है सर। मतलब हमको डिस्टेंस फाइंड करना है आपसे, सिंपली हाइट ही तो पूछ रहा है, मतलब हाइट पूछ रहा है मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है। और अगर वेलोसिटी और टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो हमको पता है कि हाइट फाइंड करना है, मतलब क्या इसकी एरिया फाइंड कर लो तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। तो बस एरिया ही तो फाइंड करना है। तो एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस। बेस कितना है भाई साहब? 132 इंटू हाइट। हाइट कितना भाई साहब? देखो 1200। बस एक लाइन का सोल्यूशन, कट्टम कुट्टुम कर दो भाई। 66 इंटू 1200 ऑप्शन नंबर है। कुछ करना ही नहीं था, तो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, ठीक है? हाँ सर बात समझ में आती है, ठीक है? चलो अब देखो भाई, इसको बहुत सारे बच्चे नेग्लेक्ट कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द एरिया अंडर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स द चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या हुआ? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बात समझ में आई? हाँ सर बात समझ में आई। अब यहां पे ध्यान रखना है कि अगर तुम, ये एक्सीलरेशन है और ये टाइम है, ठीक है? इस ग्राफ से पता नहीं आपको क्लियर हो कि नहीं, मैं ऐसे आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। मान लो ये एक्सीलरेशन है और ये टाइम है, ठीक है? और आपको कुछ ऐसा करके ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है? इसकी जो एरिया आ गई वो A1 आ गई और इसकी जो एरिया आ गई वो A2 आ गई। तो इस केस में भी क्या करना है, एक्सीलरेशन टाइम का जब ग्राफ दिया हो तो ये जो A2 वाली एरिया है वो निगेटिव लोगे और जो A1 वाली एरिया है वो पॉजिटिव लोगे। मतलब टाइम एक्सिस को जो नीचे है ग्राफ, उसकी एरिया निकालोगे, क्या लोगे? निगेटिव लोगे। तो आप इसकी जब एरिया टोटल निकालोगे तो चेंज इन वेलोसिटी तो आपको मिलेगा, ये तो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है? चेंज इन वेलोसिटी तो मिलेगा, लेकिन आपको A1 माइनस A2 करना पड़ेगा। बात समझ में आई? हाँ सर बात समझ में। A1 प्लस A2 मत कर देना। आई बात समझ में? हाँ सर बात आई समझ में, ठीक है? तो एरिया ऑफ AT ग्राफ अगर कुछ ऐसा हो तो एरिया ऑफ ए माइनस एरिया ऑफ बी करना होगा। इसको एरिया ऑफ ए मान लो, इसको एरिया ऑफ बी मान लो। बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? सर इस पे क्वेश्चन करवा, बिल्कुल करवाता हूं, उससे पहले ये क्वेश्चन उड़ाओ। क्वेश्चन देके घबराना नहीं भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करो और बनाओ। चलो, द वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व ऑफ ए मूविंग पॉइंट इज गिवन बिलो। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है सर, और आपसे मैक्सिमम एक्सीलरेशन पूछ रहा है। तो हमको इतना तो पता है सर कि अगर सिंपली एक्सीलरेशन निकालना होगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम लोग अगर स्लोप निकालते हैं तो स्लोप हमको क्या देता है? स्लोप हमको एक्सीलरेशन देता है। तो स्लोप जहां पे ज्यादा होगा, स्लोप जहां पे ज्यादा होगा वहां एक्सीलरेशन भी ज्यादा होगा, क्योंकि स्लोप क्या देता है? स्लोप देता है तुम्हारा एक्सीलरेशन। और स्लोप का मतलब हमको पता है सर tan थीटा। तो tan थीटा, जितना थीटा की वैल्यू ज्यादा होती है उतनी tan थीटा की भी वैल्यू ज्यादा होती है। लिख लेना भाई, अगर बेसिक मैथमेटिक्स में नहीं पता है तो। मतलब क्या कि जहां पे थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी
वहां tan थीटा भी ज्यादा होगा, और जहां tan थीटा ज्यादा होगा वहां स्लोप भी ज्यादा होगा, जहां स्लोप ज्यादा होगा वहीं तो एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, मतलब मैक्सिमम एक्सीलरेशन वहीं होगा। ठीक है, तो अगर इस स्ट्रेट लाइन की बात करो तो इसके साथ देखो थीटा एंगल बना रहा है, देखो ये एंगल बना रहा है, इसके साथ देखो तो ये तो भाई हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है, और कहीं भी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई तो उसका स्लोप का मतलब क्या होता है, जीरो होता है, अभी अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। अब यहाँ पे देखो इस लाइन का देखो, इसका स्लोप देखो ये है तुम्हारा, इसका स्लोप देखो ये है तुम्हारा, तो सब में देखो, सब में सबसे ज्यादा एंगल ये वाला तुमको दिख रहा है, देखो साफ साफ खुली आंखों से दिख रहा है, मतलब सबसे ज्यादा एंगल इसमें तुमको दिख रहा है, तो इसमें सबसे थीटा मैक्सिमम है, तो इसमें tan थीटा भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मतलब क्या होगा, इसमें एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगा, निकाल लो। तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा भाई साहब, tan थीटा, tan थीटा को तो स्लोप बोलते हैं, और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो इसका परपेंडिकुलर ये हुआ बाई बेस, निकालो भाई। ठीक है, निकालो भाई, ये परपेंडिकुलर तो ये पूरा 60 है और ये तुम्हारा 20 है, तो 60 माइनस 20 करोगे तो ये परपेंडिकुलर हुआ 40 बाई बेस, बेस मतलब ये हुआ तुम्हारा, मतलब 40 माइनस 30 मतलब 10, ये आएगा तुम्हारा tan थीटा उस लाइन के लिए, तो कट्टम कुट्टम कर दो 4। और यूनिट का ध्यान रखना, ये सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया, ये सेकंड में दिया, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा, हो सकता है कि ऑप्शन वन में कभी यहाँ पे 4 और या सेंटीमीटर मत लिखा, फटाक से इसको टिक मार दो, तुरंत गलत हो जाएगा आता हुआ क्वेश्चन। पहले क्या करना है, यूनिट का ध्यान देना, देखना कि यूनिट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है और यहाँ पे टाइम में भी दिया हुआ है। ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया है, यहाँ पे सेकंड में दिया है, बात समझ में आई, यहाँ सारा बात समझ में आई, यही तो एक्सीलरेशन होता है, tan थीटा। तो बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है सर, आ गई बात समझ में, सर आगे बढ़ो थोड़ा सा, चलो। A particle starts from rest at t is equal to 0. पार्टिकल रेस से स्टार्ट कर रहा है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी, एंड मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद एन एक्सीलरेशन एज शोन फिगर, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड इज। देखो यहाँ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दिया, तो हमको तो पता है सर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ से सिर्फ हमको एक चीज मिलती है कि अगर हम लोग एरिया निकाल लेंगे ना तो हमको चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। तो एट टी इज इक्वल टू 3 सेकंड पूछा हुआ है, एट टी इज इक्वल टू 3 सेकंड पूछा हुआ है, मतलब यहाँ पे आपसे पूछा। ठीक है, बात समझ में आती है, ये कहां से स्टार्ट कर रहा है, रेस से स्टार्ट कर रहा है, तो वो इसको चेंज इन वेलोसिटी अगर हमको फाइंड करना है, तो अगर हम लोग क्या करें, इतनी एरिया फाइंड करने, देखो एट टी इज इक्वल टू 3 तक फाइंड करना है ना, यहां तक फाइंड करना है, तो अगर इतनी एरिया फाइंड करेंगे तो हमको चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा अप टू 3 सेकंड। अगर हम पूरी एरिया फाइंड कर लेते तो हमको चेंज इन वेलोसिटी तो मिलता, लेकिन हमको कहां तक मिलता, एट 4 सेकंड तक मिलता, लेकिन आपको एट 4 सेकंड तक नहीं चाहिए, आपको एट 3 सेकंड पे ही वेलोसिटी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम लोग इतना एरिया निकालने की कोशिश करते हैं, तो इतना एरिया जब आप निकालोगे तो क्या होगा, देखो ये रेक्टेंगल के एरिया ये हो जाएगा 2 × 3, तो 2 × 3, और ये एरिया टाइम एक्सिस के नीचे है तो माइनस करोगे, अभी बताया कि 80 ग्राफ के नीचे जो एरिया होता है टाइम एक्सिस के उसको निगेटिव लेते हैं, तो ये एरिया कितना हो जाएगा, देखो ये 3 - 2 और ये तुम्हारा 3 - 2 मतलब 1 × 3, बात समझ में आई। ये क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी आएगा, चेंज इन वेलोसिटी आएगा कब तक, एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड तक, क्यों, क्योंकि तो हमने एरिया कहां तक निकाली है, 3 सेकंड तक निकाली है। अच्छा, तो आपने यहां से यहां तक के एरिया निकाली, तो इनिशियली क्या था, उसकी वेलोसिटी जीरो थी, तो चेंज इन वेलोसिटी लिखोगे तो क्या लिखोगे, v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो v इनिशियल कितना था, जीरो था, रेस से स्टार्ट किया, तो v फाइनल, तो v फाइनल क्या होगा, अब एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड की बात कर रहे हो, अब वही तो आपसे पूछा है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड, ये कितना हुआ, गलती करो, 3 × 2 = 6 माइनस 1 × 3 3, तो ये कितना हुआ, v फाइनल, इनिशियल ये कितना हो गया, v फाइनल इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड, मतलब तुम्हारा क्या हुआ, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। कितना सुंदर, कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होगी, होप की जितना भी ग्राफ से क्वेश्चन बन सकता था नेट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया। अब प्रैक्टिस को आपको करनी है भाई, प्रैक्टिस तो ज्यादा करना ही पड़ेगा, एन एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज वंस अ बिगिनर, तो प्रैक्टिस करोगी, और प्रैक्टिस करोगे तभी जाके मास्टरी अचीव कर पाओगे, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ग्राफ्स हमने पढ़ लिया, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई रिलेटिव स्पीड।
रिलेटिव स्पीड स्टार्ट कर देंगे या फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। देखते हैं भाई जो कंफर्म होता है। कोशिश करूंगा प्रोजेक्टाइल मोशन ही पहले स्टार्ट कर दूं, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में भी रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर चैनल का कंटेंट पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। यहाँ पे आपको पूरी पीसीबी मिल जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हो नीट 2022 के लिए। तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।